Hello dear friend, welcome to our channel K&N Tutorial। अभी तक हमने CDP का जो क्लास स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम लोगों ने टोटल 6 क्लासेस ले चुके हैं और ये हमारा आज होने वाला है क्लास नंबर 7। तो अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके थ्योरीज़ हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। तो हर एक चीज़ को हम लोग देखते हुए चलेंगे और आज इंटेलिजेंस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का ये क्लास पसंद आता है तो आप हमारे जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो क्या होता है इंटेलिजेंस? तो अगर साइकोलॉजिस्ट को बोला जाए डिफ़ाइन करने के लिए इंटेलिजेंस को, तो वो लोग किस प्रकार से डिफ़ाइन करते हैं? वो इस प्रकार से करते हैं, द एबिलिटी ऑफ लर्न। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द एबिलिटी टू लर्न, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने की जो उसमें क्षमता है वही उसकी बुद्धि कहलाती है। यानी जो बालक अच्छी प्रकार से सीख पा रहा है, जल्दी सीख पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कुशाग्र बुद्धि वाला है या अच्छी बुद्धि वाला है। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है वो हमारा द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, यानी कि जो उसके सामने समस्याएं आ रही है वो उसको किस प्रकार से सॉल्व कर पा रहा है, किस प्रकार से उनको पहचान पा रहा है। तो ये भी क्षमता जो है उसकी बुद्धि के बारे में बताती है। फिर है द एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि उसके समक्ष जो भी समस्याएं आ रही है उसको वो किस प्रकार से सॉल्व कर पा रहा है, हल कर पा रहा है। तो उसकी जो क्षमता है उन समस्याओं को हल करने की वो भी उसकी बुद्धि को बताता है। यानी कि जो बालक अच्छी बुद्धि का होगा वो किसी भी समस्या को तुरंत हल कर पाने में सक्षम होगा। उसी प्रकार से मंद बुद्धि के बालक इस प्रकार के कार्यों को थोड़ी देरी से करते हैं या फिर नहीं कर पाते। तो चलिए बढ़ते हैं। अब अगर इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलना चाहे तो क्या कह सकते हैं? तो बुद्धि जो है वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। तो बुद्धि कुछ नहीं है, वो एक मानसिक शक्ति है हमारी, जो एक मेंटल एबिलिटीज़ है वो है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को पहचान पाते हैं, समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं, उनका हल ढूंढ पाते हैं और उनके सामने अगर कोई नई परिस्थिति आ जाती है तो उसमें अपना समावेशन करना, अपना अडेप्टेशन करना वो हम सीख जाते हैं। तो ये हमारी बुद्धि कहलाती है। तो मनोवैज्ञानिक जो है यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बुद्धि के परिभाषाओं को 3 वर्गों में रखा है। फर्स्ट है बुद्धि सामान्य योग्यता, यानी उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक जनरल एबिलिटी है किसी भी बालक की। वो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक जनरल एबिलिटी है जो कि हर व्यक्ति के पास होती है, जो किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, परंतु सभी के पास होती ज़रूर है। बुद्धि जो है वो 2 या 3 योग्यताओं का योग है। तो बुद्धि को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये 2 या 2 से अधिक उसके पास जो बालक के पास एबिलिटीज़ है उन दोनों का समेशन जो होता है वो उसका इंटेलिजेंस कहलाता है। उसी प्रकार तीसरा नंबर है वो है बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है, यानी कि उस बालक में जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी एबिलिटीज़ है, उन सभी का जो समेशन होता है वो उस बालक की बुद्धि को बतलाता है। तो इन तीनों वर्गों के अंतर्गत बुद्धि को जिस तरह परिभाषित किया गया है उनको हम लोगों ने नीचे फिर से एक्सप्लेन किया। जैसे फर्स्ट नंबर है, देखिए, बुद्धि सामान्य योग्यता है।
तो जिस जिस वैज्ञानिक ने माना कि बुद्धि सामान्य योग्यता है, तो उन्होंने कुछ कुछ इस के बारे में कहा है और बुद्धि की परिभाषा भी दी है। जैसे टर्मन ने कुछ और कहा है, एबिंगस ने भी कुछ और ही कहा है, गाल्टन द्वारा कुछ कहा गया है, स्टर्न के द्वारा कुछ कहा गया है। तो सभी ने अपनी अपनी विचारधाराओं से अपनी अपनी बुद्धि के बारे में परिभाषाएं दी हैं और इन सारे वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि एक सामान्य योग्यता है इसके बारे में कहा है। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो कि दूसरा है जो कहा गया है, बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है और इसको माना गया है स्टैनफोर्ड बिने के द्वारा। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो होता है उसका तर्क, उसका निर्णय और उसका जो आत्म आलोचना करने की योग्यता है या क्षमता है, वही उस बालक का बुद्धि है। यानी कि वो खुद कितना सोच पा रहा है, वो अपने बारे में किस प्रकार के निर्णय ले पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, खुद का वो कितना एनालिसिस कर पा रहा है, अपना आत्म आलोचना कर पा रहा है। यानी कि हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं और बुरे हैं तो बुरे हैं, यानी कि खुद को उस बात में स्वीकार कितना वो कर पा रहा है। ये सारी बुद्धि जो है, ये कहा गया है स्टैनफोर्ड बिने के द्वारा। फिर है बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है और इस बात को मानने वाले वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक है वो हैं थॉर्नडाइक, थॉर्स्टन, थॉमसन, वेरलर और स्टोडर्ट। तो थॉर्नडाइक ने जो है उन्होंने कहा है कि उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि करते हैं। यानी कि जो सबसे बेस्ट वर्क होता है उसको अगर कोई बालक कर पा रहा है और वो अपनी जो उसके सामने नई परिस्थितियां आ रही है, नई उसके पास सिचुएशंस आ रहे हैं, उनके साथ वो किस प्रकार से एडप्टेशन कर पा रहा है, अनुकूलन कर पा रहा है, तो ये जो एबिलिटी होगी उस बालक में, यही उसकी बुद्धि कहलाएगी। ये कहा है थॉर्नडाइक ने, उसी प्रकार स्टोडार्ट ने भी कहा है, उसी प्रकार से अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी कुछ कुछ कहा गया है। फिर है हमारे पास गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि आगे चल के भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो गार्डनर थे उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो कोई एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जो बुद्धि होता है ये टोटल 8 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के होते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें ये नया एडिशन है, तो इसमें इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर ने 9 टाइप्स बताए हैं कि जो बुद्धि होती है वो 9 प्रकार की होती है। और इसी जो 9 प्रकार की बुद्धि है, यानी कि बहुत सारी बुद्धियों का जिक्र किया है, एक से अधिक बुद्धियों का जिक्र किया है, इसीलिए इस सिद्धांत को बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया है, जो कि गार्डनर के द्वारा दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो इसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। जो फर्स्ट है भाषागत, यानी कि जो भी वो लिंग्विस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि भाषा में जो पारंगत होता है उसमें भाषागत विशेषता पाई जाती है, तो वो भाषागत बुद्धि का हो जाएगा। उसी प्रकार से तार्किक या गणितीय, यानी कि अगर कोई बच्चा मैथ सॉल्व करने में ज़्यादा सक्षम होता है तो वो बच्चा तार्किक होता है या फिर गणितीय होता है। उसी प्रकार संगीतात्मक, जैसे कोई बच्चा संगीतकार बनता है, कोई म्यूजिशियन बनता है, कोई आर्टिस्ट, मतलब जैसे कि संगीत के क्षेत्र में अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसमें संगीतात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से आगे है शारीरिक गति संबंधी, यानी कि काइनेस्थेटिक। इसमें बालक का जो बॉडी होता है और उसके जो कार्य होते हैं वो भी उसके बॉडी से ही ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। यानी कि या तो फिर वो अच्छा एक धावक हो सकता है, या फिर अच्छा वो क्रिकेटर हो सकता है, या फिर वो एक अच्छा तैराक हो सकता है। यानी कि बॉडी से रिलेटेड वो जितने वर्क कर सकता है उसमें वो पारंगत होगा, वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। फिर है शारीरिक गति संवेदी, ये हो चुका जिसको हम लोग काइनेस्थेटिक कहा। उसके बाद है अंतर्व्यक्तिक, यानी कि इंट्रापर्सनल में व्यक्ति क्या होता है, वो खुद में ही अंतर्व्यक्तिक है। यानी कि इंटरपर्सनल में क्या करता है कि जो बालक होता है या फिर जो व्यक्ति होता है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने में ज़्यादा सक्षम होता है और इस प्रकार के बालक अच्छे नेतृत्वकर्ता बनते हैं, अच्छा नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं और ये एक अच्छे प्रकार के नेता बन सकते हैं। फिर है अंतः व्यक्ति। अब जो इस प्रकार के बालक होते हैं, इस प्रकार के बालक जो है
वो अपने मन में ही रहने वाले होते हैं और जो भी होता है वो दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते और अपनी जो भावनाएं होती हैं उसको मन में ही रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस कंडीशन में आ सकते हैं। प्रकृतिवादी यानी कि जो नेचुरलिस्टिक होते हैं, जो प्रकृतिवादी होता है वो प्रकृति से जुड़ा होता है। इस प्रकार के बच्चे वो कोई माली हो सकते हैं या फिर कोई भूमिविद या फिर जो भूमि वगैरह का जो खोजकर्ता होते हैं, वो सब ये नेचर से ही जुड़े हुए जो कार्य कर रहे हैं वो इस कंडीशन में आते हैं। वो नेचुरलिस्टिक होते हैं और उनके पास नेचुरलिस्टिक बुद्धि ज़्यादा होती है। उसी प्रकार है अस्तित्ववादी यानी कि एग्जिस्टेंशियल। अब इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन को समझने वाले होते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति साधु संत ये सब बनते हैं आगे चल कर के। तो जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे लिंग्विस्टिक है तो वो वर्ड स्मार्ट हो गया, यानी कि भाषा में, उसकी अक्षरों में, उसके शब्दों में अच्छी पकड़ होगी। तो वो बच्चा कोई भी चीज़ में भाषण वगैरह देने में ज़्यादा सक्षम होता है। और वो एक मीडिया रिपोर्टर को आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसी भी बात को एक अच्छे शब्दों के साथ खेल कर वे अच्छे से कर पाते। उसी प्रकार से लेखक हो सकते हैं, आपके कवि हो सकते हैं, भाषागत जिनकी बुद्धि कुशाग्र है वो लिंग्विस्टिक बुद्धि वाले होते हैं। लॉजिकल में हम लोग बोल सकते हैं, लॉजिकल बुद्धि वाले में जैसे कोई मैथमेटिशियन हो सकते हैं जिनकी मैथ की जो बनाने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्व करने की, तो मैथमेटिशियन हो सकते हैं। काइस्थेटिक में जैसा मैंने बोला वो एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छा तैराक हो सकते हैं, जैसा कि आपने इसमें देखा है। इनकी जो बॉडी शेपिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और बॉडी से ये बहुत स्मार्ट होते हैं। अपने बॉडी के साथ इनको कार्य करना अगर दिया जाए तो ये बहुत अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। फिर है नेचुरलिस्ट यानी कि जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, ये नेचर से ही हर कार्य को जोड़ कर कार्य करते हैं। जैसे कि आप माली का एग्जाम्पल एक अच्छी प्रकार से ले सकते हैं। माली जो होता है वो दिन भर अपने पेड़ पौधों की रखवाली करता है और वो कहीं ना कहीं अपने नेचर से ही जुड़ा हुआ होता है। आगे है म्यूजिकल या फिर साउंड स्मार्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि ध्वनियों को अच्छी प्रकार से पहचानता है और उसी के ऊपर कार्य करता है। ये एक अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, यानी कि इनकी संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो बालक होते हैं ये अपने लाइफ को समझ चुके होते हैं, इनमें वैराग्य की भावना आ जाती है और ये जान जाते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, अंत में जाकर के हर किसी को एक ना एक दिन इस धरती पे ही विलीन हो जाना है। तो हमारी लाइफ इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपना वो जीवन जो होता है वो समाज सेवा के रूप में दान कर देते हैं और साधु संत महात्मा बन जाते हैं। फिर है इंटरपर्सनल, यानी कि लोगों से बातचीत करने में इस प्रकार के व्यक्ति में बहुत अधिक क्षमता होती है, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बनते हैं इस प्रकार के बालक। आगे है इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतःवैयक्तिक। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इनमें दूसरों के साथ उतना घुलने मिलने की क्षमता नहीं होते हैं, परंतु ये जो अपने मन में जो भावनाएं होती हैं वो अपने आप में ये बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं और उन चीज़ों पे कार्य करना इनको बहुत अच्छी प्रकार से आता है। जैसे कि आप आइंस्टीन को ले सकते हैं, जो एक साइंटिस्ट थे, वो भी एक इंट्रापर्सनल कैटेगरी के ही व्यक्ति थे और यूँ उतने ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, पर वो जो करना रहता है वो अपने माइंड में ही सोचते हैं और वो बहुत कुछ करके दिखाते हैं। फिर है विजुअल, यानी कि पिक्चर स्मार्ट, यानी कि चीज़ों को देख देख करके बनाना। जैसे चित्रकारी वगैरह का जो कार्य होता है, जो चित्रकार होते हैं वो अगर किसी चीज़ को देख लेते तो हूबहू उसका पिक्चर अपने माइंड में बना लेते हैं और फिर उसको अपने ड्राइंग वगैरह में आसानी से बना लेते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे विजुअली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, देख कर के चीज़ों को सीखना इन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने देखा। अभी आगे है जो ऊपर दिखाया गया है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको उनकी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस उससे लिया गया है और उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसी प्रकार से बुद्धि के 8 विभिन्न प्रकार इन्होंने बताया है। वो जो हम लोगों ने देखा वही सब है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। वो है स्थानिक यानी कि स्पेशियल,
शारीरिक गतिज यानी कि बॉडी का एस्थेटिक, फिर है संगीत यानी कि म्यूज़िकल, फिर है भाषा यानी कि लिंग्विस्टिक, फिर है तार्किक गणितीय यानी कि लॉजिकल, और पारस्परिक यानी कि इंटरपर्सनल, और इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःवैयक्तिक, और प्राकृतिक यानी कि नेचुरलिस्टिक। तो जो जो मैंने बताया है आप लोगों को वही सारी चीज़ें हैं, बस इसमें एक स्पेशल जो है आप वो डिफरेंट देख रहे हैं। स्पेशल क्या होता है, तो जो हम लोगों ने अभी देखा है विजुअल जो देखा हम लोगों ने वही चीज़ है स्थानिक, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ को देख लेते हैं एक बार तो इनके माइंड में छप जाता है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इनका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत आया था वो 1983 में आया था, जो कि उस समय उतना व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया, परंतु इस समय में इसे बहुत ज़्यादा मान्यताएं दी गई है। तो जैसे कि अगर स्थानिक शिक्षार्थी है तो उसमें किस प्रकार की भावनाएं आएंगी, तो वो जैसे है वो किसी भी मॉडल से या फिर किसी चार्ट से किसी फ़ोटो दिखा दो आपको, आप उसे या फिर किसी प्रकार की वीडियो दिखा दो, तो उससे उसको देख करके उसमें जो सीखने की भावना होती है वो ज़्यादा होती है और उन सारी चीज़ों से वो ज़्यादा देख पाता है। जैसे कि अगर हम बच्चों को किसी प्रकार का सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उसके सामने एक चार्ट पेश करेंगे या फिर मॉडल पेश करेंगे या फिर एक वीडियो के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। फिर अगर आप उसके बारे में पूछो कि वो कैसे है, कि सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, किस प्रकार घूमती है अर्थ हमारे सूर्य के चारों ओर, तो वो बता पाने में सक्षम होता है। अब जो इस प्रकार के बच्चे हैं वो एक अच्छे खगोल शास्त्री बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कल्पना चावला का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि एक अच्छे एस्ट्रोनॉट थे, जो कि नासा के लिए एक बार मून पे गए थे, बट वापस आने के टाइम उनकी एक हादसे में मौत हो गई। फिर है आगे हमारा सेकेंड नंबर, वो है शारीरिक गतिज, यानी कि ऐसे जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बालक होते हैं, उनमें अपनी शारीरिक क्रियाओं को कर कर के सीखने की जो भावनाएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो शरीर से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। जैसे कि डांसिंग यानी कि नृत्य जो है वो कर पाते हैं, एक तैराक अच्छे बन पाते हैं। यहाँ पर आप लोग महेंद्र सिंह धोनी का फ़ोटो देख रहे होंगे, जो एक अच्छे क्रिकेटर हैं। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा झारखंड की दीपिका कुमारी है, जो एक अच्छी तीरंदाज है। तो इन सब का जो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो ध्यान था वो उनके बॉडी के ऊपर, यानी कि अपने बॉडी के द्वारा इन्होंने जो भी उपलब्धि प्राप्त की है उसमें इनका बॉडी कहीं ना कहीं ज़्यादा डेवलप था और ज़्यादा इनमें बॉडी का एस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई गई थी। उसके बाद है संगीत यानी कि म्यूजिक। तो म्यूज़िक जो है, इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें म्यूजिक के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता होती है और म्यूजिक से ही ये लोग बहुत सारी चीज़ें करना सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको इनको कुछ समझाना है तो आपको शायद इनके सामने गीत लिखना पड़ सकता है और गीत लिख करके आप इसको समझा सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को गीत गा गा कर सिखाते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। तो हर एक बच्चे को हम लोग मॉडल दिखा करके नहीं समझा सकते, हर एक बच्चे को हम लोग बॉडी के माध्यम से नहीं समझा सकते। कुछ बच्चे म्यूजिक में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं तो उन्हें म्यूजिक के द्वारा भी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो इस प्रकार के बच्चे म्यूजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो इस प्रकार के इक्विपमेंट बहुत अच्छी प्रकार से बजा पाते हैं। जैसे तबला है, आप देख सकते हैं, आपके सामने ढोलक है, फिर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक हारमोनियम है, एक सितार है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग अच्छी प्रकार से बजा लेते हैं। और सामने आप लोग को फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, सब पहचानते होंगे इनको, अरिजीत सिंह है, जो कि एक अच्छे गायक हैं और इनकी गायकी के लिए तो हर कोई इनको जानता है। तो इनमें म्यूज़िक का जो बुद्धि थी, यानी कि म्यूजिक इंटेलिजेंस जो था वो इनमें ज़्यादा पाई गई, जिसकी वजह से ये आज म्यूजिक के क्षेत्र में इतने अधिक आगे बढ़ चुके हैं जिनकी बुलंदियों को कोई आज छू भी नहीं सकता। आगे है भाषाई यानी कि लिंग्विस्टिक। तो भाषाई विद्यार्थी में जो शब्दों और जो भाषाओं की जो
गढ़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, शब्दों से बहुत अच्छा खेल पाते हैं, यानी कि ये लेखन कला में बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनको कुछ बोला जाए तो ये बहुत अच्छी प्रकार से अपनी बातों की अभिव्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से कर पाते हैं। जैसे कि एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छे कवि हो सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं एक मीडिया रिपोर्टर है, इधर आप लोग देख रहे होंगे संदीप माहेश्वरी का फ़ोटो है, जो कि एक अच्छे वक्ता हैं और एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं, जो कि मोटिवेट करने का काम करते हैं लोगों को। तो इनमें जो शब्दों की जो क्षमता है, शब्दों के साथ कार्य करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे है तार्किक गणितीय, यानी कि रीजनिंग या फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी जो होती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस जो होता है, वो अगर इसमें कोई उस्ताद है तो वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी भी चीज़ को जोड़ने घटाने के वो लोग तुरंत चुटकी भर में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो, जैसे इधर आप देख रहे हैं एक रामानुजन का फ़ोटो है। रामानुजन की जो पिक्चर है इससे आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के बच्चे एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, जो कि श्रीनिवास रामानुजन जो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे हमारे देश के, हमारे कंट्री के, जिन्होंने हमारे कंट्री को बहुत प्राउड फील कराया है। आगे है, इधर आप देख रहे हैं रतन टाटा की पिक्चर लगी हुई है, जो कि एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, यानी कि इनको कैलकुलेशन की अच्छी समझ है और किस प्रकार से चीज़ों को किया जाए तो वो आगे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। यानी कि रीजनिंग कैपेबिलिटी या फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी इस प्रकार के लोगों की बहुत अधिक होती है और ये इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सक्सेस करते हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया या फिर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस करते हैं। आगे है पारस्परिक, यानी कि इंटरपर्सनल, यानी कि लोगों के साथ जो बातचीत करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, एक अच्छे इंटरव्यू लेने वाले हो सकते हैं, एक अच्छे सेलर बन सकते हैं, यानी कि कुछ घर आ के बेचते हैं ना लोगों को सामान, ये बन सकते हैं। उसी प्रकार से ये एक ऑर्गेनाइज़र भी बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज किए जाते हैं आजकल के ज़माने में। जैसे कोई भी फंक्शन हुआ, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज़र ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छी प्रकार से ऑर्गेनाइज़ कर पाए। तो इन प्रकार के जो बालक होते हैं इनमें इन प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे नेता बन सकते हैं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, इधर नरेंद्र मोदी का पिक्चर लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे नेता है और इनके बारे में आज कौन ही नहीं जानता। आगे है इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतः व्यक्तिक। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेरणाओं को, अपनी शक्तियों को, जो भी होता है वो अपने अंदर से ही निकालते हैं और अपने ही अंदर में समाहित कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होती है, पर वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, पर जब वो एक्सप्रेस हो जाती है खुद ब खुद, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, यह है अल्बर्ट आइंस्टीन। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या क्या किया है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो जो साइंस के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी प्रकार से न्यूटन का नाम भी आपके माइंड में आ रहा होगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरीज दिए हैं, जो कि हमारा जो लाइफ साइकिल था और जो नई नई चीज़ें जो सीखने की थी उनके बारे में इन्होंने बता दिया, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हुई आगे चल कर के। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो पहले तो अपना एक गोल फिक्स करते हैं कि मुझे हाँ ये चीज़ करना है। उसके बाद उस गोल्स को सेट करने के बाद उस चीज़ पे वो कार्य करते हैं। फिर जब वो कार्य करने लगते हैं तो उस चीज़ में उनको इंटरेस्ट आने लगता है और ये किसी भी कार्य को करने में अकेले करने में पसंद करते हैं, किसी का सहयोग इनको चाहिए नहीं होता है। जो भी करते हैं ये अकेले ही कर लेते हैं, क्योंकि ये अंतः व्यक्तिक होते हैं और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। वो खुद में ही मस्त रहते हैं और खुद में ही लीन होकर सारे कार्यों को करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास प्राकृतिक, यानी कि नेचुरलिस्टिक। तो जो नेचुरलिस्टिक जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पेड़ पौधों से, अपनी प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, अपने नेचर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे एक माली का पिक्चर है जो कि पौधों पे पानी डाल रहा है। तो इनका जो जीवन होता है
वो इनकी प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमता है और जो भी कार्य करते हैं वो प्रकृति को ध्यान में रख कर ही करते हैं। तो ये भावनाएं होती हैं इस प्रकार के व्यक्ति में। अब जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने 8 थ्योरीज ऑफ मतलब उन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंस 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोल दिए उसी को सब सही मानेगा। तो कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने उसका खंडन किया और अपने अनुसार भी कुछ थ्योरीज दी हैं। जैसे कि E.L. थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी जिसको कभी कभी बोल दिया जाता है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है मूर्त बुद्धि, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि, और सोशल इंटेलिजेंस कहने का तात्पर्य है सामाजिक बुद्धि। तो बालक में इन 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो एक एक करके सबको देखेंगे। तो सामाजिक बुद्धि क्या है? तो सामाजिक बुद्धि जो है एक ऐसी बुद्धि होती है जिसमें बालक को उसकी सामाजिक परिस्थिति के साथ समायोजन करने में सहायता करती है और वो लोगों के साथ अच्छी प्रकार से प्रभावपूर्ण ढंग से मिलजुल पाता है और उनके साथ बातचीत कर पाता है और उनकी समस्याओं को समझने में भी सक्षम हो पाता है, जिसमें सामाजिक जो बुद्धि होती है वो ज़्यादा होती है। वो इस प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो नेताओं में या वक्ताओं में या मीडिया पर्सन में पाई जाती है। तो अगर हम लोगों को अपना सोशल इंटेलिजेंस बढ़ाना है तो हम लोग किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? तो 5 वेज हैं उनको बढ़ाने के, 5 तरीके हैं। पहला है कीप ट्रैक ऑफ हाउ यू आर फीलिंग। आप इस पर ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं। दूसरा है अप्रोच इंटरपर्सनल इंटरेक्शन विथ रिस्पेक्टिवनेस। आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर आपके जो सामने व्यक्ति खड़े हैं उनके साथ आपको किस प्रकार प्रभावपूर्ण ढंग से बातचीत करनी है, इससे आप अपना सोशल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं, सामाजिक बुद्धि बढ़ा सकते हैं। फिर है मेक एन एफर्ट टू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज़। मतलब आप लोग जो है ये कोशिश कीजिए कि यदि व्यक्ति, आपके सामने वाला व्यक्ति यदि किसी समस्या में है तो आप जो है उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास कीजिए या फिर उसकी समस्या में उसका साथ देने का भी प्रयास कर सकते हैं। फिर है हम लोगों के पास 4th नंबर रीड इनविजिबल इंटरकनेक्शन इन अ सोशल एपरेटस। अब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने नहीं आती है पर किसी न किसी के द्वारा आपके सामने आ रही है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है और उन चीज़ों को भी आपको देख करके, और अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो उन कार्यों को करने में उसकी सहायता करनी है। फिर है लर्न टू इंटरप्रेट पीपल्स नॉन वर्बल बिहेवियर। अब अगर आप लोग देख रहे हैं कि यदि कोई बालक जो या फिर कोई व्यक्ति जो है वो उतनी बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको एक ऐसी वातावरण देने का प्रयास कीजिए जिसमें आपके साथ वो खुल करके बात कर सके और आपको अपनी परेशानियां बता सके। तो एक ऐसा माहौल देने का प्रयास कर सकते हैं आप। तो ये 5 वेव्स होते हैं जिससे कि किसी बालक का सोशल इंटेलिजेंस बढ़ाया जा सकता है। आगे है अमूर्त बुद्धि या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो अमूर्त बुद्धि क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है, इनको देखेंगे। तो जो बालक होता है वो ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगता है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है जो चीज़ें उसके सामने है नहीं, सिर्फ उसकी कल्पनाओं में है। तो जो ऐसे जो बालक होते हैं वो एक अच्छे कलाकार बनते हैं, जैसे कि पेंटर होते हैं या फिर चित्रकार होते हैं। अगर उनके सामने आप कुछ नहीं भी रखोगे तो फिर भी वो एक अच्छी प्रकार से पेंटिंग कर लेते हैं। तो वो एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, एक अच्छे कहानीकार बन सकते हैं, यानी कि खुद से ही बना कर कहानी कल्पनाओं में आपको सुना रहे हैं। तो एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं ये। उसी प्रकार से दार्शनिक हो सकते हैं इस प्रकार के बालक, जैसे कि एग्जाम्पल में देखा गया है, यहाँ पे एक पेंटर का एग्जाम्पल लिया गया है। तो पेंटर जो है बिना चीज़ों को देखे हुए भी, एक अच्छा जो पेंटर होता है वो बिना चीज़ों को देखे हुए अपनी कल्पनाओं से ही बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं। आगे है मूर्त बुद्धि या फिर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य होता है
ऐसी मानसिक चेतना होती है ये, जिसमें जो व्यक्ति होता है उसके सामने कुछ चीज़ें रखी जाती है, तभी वो उन चीज़ों को देख कर के वो सीख पाता है। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाते हैं, क्योंकि जो भी समस्याएं आ रही हैं वो उनको अपने सामने देख पा रहे हैं। अब अगर डॉक्टर के सामने पेशेंट ना रखा जाए और उसको कहा जाए कि आप इसका इलाज कीजिए, तो वह कैसे करेगा? फिर तो वो पेंटिंग ही बना सकता है, अमूर्त बुद्धि का ही वो हो सकता है। तो मूर्त बुद्धि के लिए जो ऑब्जेक्ट है जिस पे उसको कार्य करना है वो उसके सामने होना चाहिए, तभी वो उस चीज़ में कार्य कर पाएगा। तो देखिए, इंटेलिजेंस जो है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विवाद है कि ये एकल होता है या फिर मल्टीपल होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक होता है या फिर एक से अधिक होता है इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने आधार पर दिए हैं। जैसे चार्ल्स स्पियरमैन आए थे, इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, यानी कि जो सामान्य बुद्धि होती है उनके बारे में इन्होंने बताया, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर है लुईस थॉर्स्टन। जो लुईस थॉर्स्टन थे, इन्होंने 4 प्रकार की एबिलिटी, 4 प्रकार की योग्यताओं के बारे में बताया, और इन्होंने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, ये 7 प्रकार की होती है। फिर हार्वर्ड गार्डनर का आपको पता ही है कि इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया था। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए हैं। और जो क्रिएटिविटी यानी कि जो सृजनात्मकता होती है और जो बुद्धि होती है, उसके 5 कंपोनेंट होते हैं, ये बताए गए हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी उसको हम लोग देखेंगे अभी आगे। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि या फिर भावात्मक बुद्धि जो होती है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके सबको देखने वाले हैं आगे। तो पहला है बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। तो जो एक खंड का या फिर निरंकुशवादी सिद्धांत जो है वो 1911 में एल्फ्रेड विने यानी कि और टर्मर और स्टर्नर के द्वारा दिया गया था, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 1911 में आया था, जिसको कि अल्फ्रेड विने के द्वारा दिया गया था, और इस क्षेत्र में इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द्विखंड का जो सिद्धांत है वो 1904 में स्पियरमैन के द्वारा दिया गया। फिर आता है 3 खंड का सिद्धांत, यानी कि 3 फैक्टर थ्योरी जो है वो भी स्पियरमैन के द्वारा ही दिया गया। और बहुखंड का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आगे है समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये थर्स्टन और कैली के द्वारा दिया गया है। तो एक एक करके सबको देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो किन्होंने दिया है। तो इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, जिसको हम लोग और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं एक बार। आगे है, अब जैसे यूनिफैक्टर है, फिर बाई फैक्टर है, फिर ट्राई फैक्टर है, फिर मल्टी फैक्टर है। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो एक तत्व का सिद्धांत या फिर एक कारक का सिद्धांत, जिसको कि सिंगल फैक्टर या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं, जिसको कि अल्फ्रेड वीने ने दिया था। और ये जो अल्फ्रेड वीने थे, इन्होंने ही मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु की अवधारणा को दी थी, जिसका यूज हम लोग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकालने में या फिर आईक्यू निकालने में हेल्प लेते हैं इसका। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानसिक आयु की अवधारणा या फिर मेंटल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, तो वो भी अल्फ्रेड वीने ने ही दिया। और यूनिफैक्टर थ्योरी भी अल्फ्रेड वीने ने ही दिया है। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि का केवल एक ही तत्व होता है, जिसको कि इन्होंने जी फैक्टर कहा या फिर जनरल फैक्टर कहा है। अगर किसी व्यक्ति में एक तत्व उपस्थित है, यानी कि वो जो जी फैक्टर जो है वो उपस्थित है, तो फिर वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और अगर उसमें वो चीज़ अनुपस्थित है तो फिर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। ये जो है अल्फ्रेड वीने का कहना था, जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई बाद में, और इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं माना गया। और इनके जो समर्थक थे वो लुईस टॉर्मन और विलियम स्टर्न थे, बट इस सिद्धांत को ना माना नहीं गया, तो फिर आगे चल कर तो कोई बात ही नहीं बचा। इसके समर्थक हो ना हो, किसी ने नहीं माना, तो ये फैक्टर जो है ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आते हैं द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी,
जिसको दिया है चार्ल्स स्पियरमैन ने। और इन्होंने बोला कि जो बुद्धि होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। तो जनरल फैक्टर जो होता है वो किसी भी बालक में जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसको लाने में हेल्प करता है। और जनरल फैक्टर क्या है कि उसकी जो भी सामान्य गतिविधियाँ, यानी कि वो किसी से बातचीत कर पा रहा है, चल पा रहा है, अपने जो शरीर है उसका संतुलन बना पा रहा है, तो उन सारी चीज़ों में जो बुद्धि काम आ रही है उसकी, वो उसकी जनरल इंटेलिजेंस है। और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में उसका जनरल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो भी कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। ये कहा गया था चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा। तो फर्स्ट है सामान्य तत्व या फिर जनरल फैक्टर। तो जनरल फैक्टर का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, तो उसका मेमोरी पावर हो सकता है, यानी कि कोई भी कार्य को कर रहा है वो और कितने देर तक याद कर पा रहा है, तो वो होता है। दूसरा है विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, यानी कि चीज़ों को देख कर के वो कितना उस चीज़ के प्रति वो कार्य कर पा रहा है, वो उसकी जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आएगी। फिर है उसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि उसको आपने छोटे छोटे मैथ सॉल्व करने के लिए दे दिया और उसने कर लिया, तो फिर हम बोलेंगे कि उसमें जनरल इंटेलिजेंस है। फिर है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, जो भी नॉर्मल ज्ञान होता है किसी भी बालक के पास, अगर वो उसके पास है तो सही है, वो जनरल इंटेलिजेंस है उस बच्चे के पास और वो सही है। फिर है फ्लूइड रीजनिंग, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे कि अगर बोला जाए कि मान लिया जाए आपको वाटर दिया गया है, या फिर आपको दिया गया है जूस दिया गया है, या फिर आपको ब्लड दिया गया है, तो उन सारे फ्लूइड्स के बीच में वो करेक्टराइज कर सकता है कि हाँ वाटर ऐसा होता है, जूस ऐसा होता है, अगर थोड़ा सा गाढ़ा है तो वो कैसा है, थोड़ा सा पतला है तो वो क्या है। इन सारी चीज़ों के बीच में वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, तो उसकी जनरल इंटेलिजेंस अच्छी है, उसकी सामान्य बुद्धि अच्छी है। दूसरा है विशिष्ट तत्व या फिर स्पेसिफिक फैक्टर। तो स्पेसिफिक फैक्टर में जो होता है वो उसके अंदर जो भी इंटेलिजेंस आ रही है स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत, वो उसका जनरल इंटेलिजेंस जो है उसी का यूज़ करके उसने एक स्पेसिफिक फैक्टर पाया है और उन्हीं सारी चीज़ों को एक उच्च स्तर पर ले गया है। जैसे कि अगर फ्लूइड रीजनिंग उसको बोला जाए तो, या फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग ही लिया जाए, तो शुरू में वो सिर्फ मैथ सॉल्व कर पा रहा था, फिर वो उस चीज़ में पारंगत हो गया, उसने धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप किया, उसकी बुद्धि डेवलप हुई और आगे चल कर के वो बड़े बड़े मैथ सॉल्व कर पा रहा है और एक अच्छा मैथमेटिशियन बन गया वो लास्ट में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका स्पेसिफिक फैक्टर जो है बहुत अच्छी प्रकार से डेवलप हुआ और उसका जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी है। आगे है थर्ड नंबर हमारा बहुकारक सिद्धांत या फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी, और इस सिद्धांत को दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस में आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, जिसको कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। आप ये चीज़ बताना मुझे कि हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस इससे पहले किस में पढ़ा था और ये किसके द्वारा दिया गया था। तो इसको हम लोग ACS से याद रख सकते हैं, यानी कि A फॉर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, C फॉर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड S फॉर सोशल इंटेलिजेंस। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्ट में, अमूर्त में, यानी कि जो उसके सामने है नहीं पर उसको वो सोच के उसके बारे में कर पा रहा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। मैकेनिकल, यानी कि उसके सामने चीज़ें हैं और उनको देख करके वो कुछ चीज़ें बना पा रहा है, कुछ सीख पा रहा है, तो उसका है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या फिर मैकेनिकल इंटेलिजेंस। फिर है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि उसका समाज के पास साथ कैसा समावेशन है, अपनी सोसाइटी के साथ कैसा समावेशन है, ये उसका सोशल इंटेलिजेंस हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान यानी कि 4 एस्पेक्ट माना है। वो कौन कौन से हैं? लेवल फर्स्ट, सेकेंड इज द सीमा, तीसरा होता है क्षेत्र यानी कि एरिया, और चौथा होता है गति यानी कि स्पीड। तो ये 4 स्तर जो हैं इनको अगर आपको याद करना हो तो इसको आप लोग
SARL, यानी कि साल की तरह याद कर सकते हैं इसको। इसके मतलब कि पिछले वाले ऑर्डर से आप लोग इसको कर सकते हैं। साल, S फॉर स्पीड, A फॉर एरिया, R फॉर रेंज एंड L फॉर लेवल। तो इसके जो 4 एट्रीब्यूट हैं इंटेलिजेंस के, तो लेवल क्या करता है, ये उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कि उस बच्चे में वो कितनी डिफ़िकल्टी स्तर तक का समस्या का समाधान कर सकता है, इसके बारे में। उसका रेंज, यानी कि उसको हम लोगों ने फिर से एक और डिफ़िकल्टी दे दी उसी स्तर की, और क्या उसको वो बना पा रहा है एक बार बता देने के बाद, तो सही है। फिर है एरिया, यानी कि वो किस किस क्षेत्र में वो अपना विकास कर पा रहा है, यानी कि सभी क्षेत्र में तो हर बालक पारंगत नहीं होता, किसी क्षेत्र में वो कमज़ोर होता है तो किसी क्षेत्र में उसकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो ये होता है। फिर है स्पीड, यानी कि वो अपने काम को कर रहा है तो वो कितनी गति से कर सकता है। जितनी गति से वो कर सकता है हम सोचेंगे कि उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं करना है कि स्पीड के साथ साथ उसका एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड में कर रहे हैं और सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। आगे है त्रिबुद्धि सिद्धांत, यानी कि ट्रायरिक थ्योरी, जिसको कि स्टर्नबर्ग ने दिया है। तो स्टर्नबर्ग ने कहा था कि इंटेलिजेंस जो होता है उसके 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है क्रिएटिव एंड थर्ड होता है प्रैक्टिकल। तो एनालिटिकल यानी कि कॉम्पोनेंशियल होता है, क्रिएटिव यानी कि एक्सपेरिमेंटल, और प्रैक्टिकल यानी कि कॉन्टेक्चुअल। यानी कि एनालिटिकल में वो क्या करेगा, अपने प्रियर नॉलेज को लेगा और उस पूर्व ज्ञान को लेकर के वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। जो भी उसको पहले से पता है उसकी सहायता से वो अपनी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करेगा। तो ये होता है एनालिटिकल, यानी कि विश्लेषणात्मक जो चिंतन होता है बालक में वो। दूसरा है क्रिएटिव, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। अब वो चीज़ों को कर कर के सीखेगा, खोज द्वारा सीखेगा, क्रिएटिव बनेगा। तो इस प्रकार के बालक में अगर कोई नई समस्याएं आ जाती है, कुछ नए सिचुएशंस आ जाते हैं, तो उन सिचुएशन में भी वो चीज़ों को बना पाने में सक्षम होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी समस्या को सॉल्व करने के। फिर है प्रैक्टिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल। अब इस क्षेत्र में जो बालक होते हैं वो अपनी स्थिति परिस्थिति में अच्छी प्रकार से एडेप्टेशन कर पाते हैं और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं, और उन्हें जिस प्रकार का वातावरण चाहिए वो इस प्रकार का वातावरण वो खुद से बना लेते हैं या फिर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में 3 मानसिक योग्यताओं को बताया गया है। फर्स्ट है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, दूसरा है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, और तीसरा है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो संक्रिया में 5 प्रकार की बुद्धि की योग्यताओं को देखा गया है। वो कौन कौन से हैं? संज्ञान, फर्स्ट है संज्ञान यानी कि कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितनी अच्छी प्रकार से है। दूसरा है स्मृति यानी कि उसका मेमोरी पावर कितनी ज़्यादा है। अपसारी चिंतन यानी कि उसका कन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक होता है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो और 5वां होता है मूल्यांकन। तो यहाँ पे 2 वर्ड आया, संज्ञान आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है, मेमोरी आपको समझ में आ गया यानी कि स्मृति क्या होता है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो बच्चा अपनी ही चीज़ों को कर कर के हम लोग उसका मूल्यांकन करके जो अनुमान लगाते हैं कि बच्चे में कितनी क्षमता है ये होती है। लेकिन आप लोगों को 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, वो है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो अपसारी, जिसको कि मैंने आप लोगों को डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला है, तो अपसारी चिंतन में बालक क्या करता है, उसके पास एक समस्या के 1000 हल होते हैं। तो इस प्रकार के थिंकिंग होते हैं बच्चों में। एक होता है अभिसारी चिंतन, अब उसके पास अगर हम 1000 समस्याएं रख रहे हैं और उसका वो सिर्फ एक ही हल बता पा रहा है, तो वो अभिसारी चिंतन की कैटेगरी में आता है। फिर है हमारे पास विषय वस्तु का भी 4 आधार होता है। आकृत्यात्मक विषय वस्तु, प्रतीकात्मक विषय वस्तु, शाब्दिक विषय वस्तु और व्यवहारिक विषय वस्तु। यानी कि आकृत्यात्मक विषय वस्तु यानी कि उसको हम लोग बहुत सारे शेप्स के बारे में बताएंगे,
और उन सारे स्टेप्स के द्वारा वो चीज़ों को सीखेगा। वो चाहे 3D हो या 2D हो या फिर 1D हो, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। बस वो आकृति देखकर अगर चीज़ों को सीख पा रहा है तो उसमें वो आकृत्यात्मक विषय वस्तु का चिंतन करने की क्षमता ज़्यादा है। उसी प्रकार से प्रतीकात्मक, कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक बनाई जाती हैं, वो हमारे सामने हो नहीं सकती, उसका हम लोग प्रतीक बना देते हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर है शाब्दिक विषय वस्तु, यानी कि शब्दों को बोल बोल करके। फिर है व्यवहारात्मक विषय वस्तु, यानी कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ जो भी करना है वो उसके सामने कर करके अगर हम सिखा रहे हैं तो उसमें व्यवहारात्मक जो विषय वस्तु है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। फिर है किसी भी बौद्धिक क्रिया में 6 प्रकार के उत्पाद सम्मिलित होते हैं। वो 6 प्रकार के उत्पाद कौन कौन से हैं? इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण और निहितार्थ। यानी कि इकाई यानी कि जो यूनिट है, फिर एक ग्रुप्स को लेंगे, एक रिलेशन यानी कि संबंध, एक व्यवस्था, रूपांतरण, तो ये सारी चीज़ें उत्पाद में शामिल होती हैं।